अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना के टॉप फाइटर्स के बीच चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें 3 राउंड्स हो गए। तो ओमा पूछता है कि ये फाइटिंग अरीना का क्या सिस्टम है। तो यामाशिटा बताता है कि मिस्टर टोकुगावा और कैंगन एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वे आपस में भाई है, और इन दोनों ने कुछ साल पहले मिलकर कैंगन टूर्नामेंट और अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना की चैंपियनशिप रखी थी, जिसमें वे जीतने वाले को काफ़ी बड़े अमाउंट में प्राइज मनी देते हैं। और हर कुछ सालों में इन दोनों के टॉप फाइटर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है, और लास्ट फाइट काफ़ी सालों पहले डोको उरुची और सोपैंग के डैड के बीच हुई थी, जिसमें डोको उरुची इतना ज़्यादा घायल हो गया था कि डॉक्टर ने उसको 6 महीने के बेड रेस्ट लेने का ऑर्डर दिया था। तभी ओमा कहता है कि ये टूर्नामेंट अभी हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ डिसीजन होगा। तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि क्या टफ डिसीजन था, दारू पीते पीते ले लिया था दोनों बुढ़ऊ ने। ये बात सुनकर ओमा थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और तभी दूसरी तरफ सीकिंग काको और रेत्सो भी डोको और उसकी लास्ट फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और काको उन्हें सारी फाइट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी 2 और फाइटर्स जिसका नाम होता है, एक का गाया और एक बुटुबे, दोनों को ही टोकुगावा ने और कैंगन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने एज अ गार्ड रखा था फाइटिंग अरीना के लिए, ताकि कोई भी बीच फाइट में रुकावट न डाल सके। और ये दोनों ही आपस से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सोपैंग और डोको उरुची के बीच में थोड़ी सी बातचीत हो रही होती है, जिसमें सोपैंग उसकी पापा से फाइट करने का रिजल्ट जानने आया होता है, पर डोको उरुची से साफ मना कर देता है कुछ भी बताने से। और तभी बिस्किट ओलिविया को अपना चट्टी बटी जूलियस मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों की बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंसेन होती है। जूलियस बिस्किट ओलिविया से उसका वर्कआउट रूटीन पूछता है, तो बिस्किट ओलिविया बताता है कि वो रोज़ एक हेलीकॉप्टर को जब तक वो थक ना जाए, जब तक ऊपर से नीचे बस पुल करता है। जब बिस्किट ओलिविया जूलियस से उसका वर्कआउट रूटीन पूछता है, तो जूलियस बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस फॉर्मूला इस वाली कार को अपने हाथों से खींचता हूँ। ये सुन के बिस्किट ओलिविया तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, पर दूसरी तरफ शिबुकावा सोचता है कितने फेंक रहे लोग, बेशक कितने वर्कआउट कर लें, मेरे को सरपास कभी नहीं कर पाएंगे दोनों के दोनों। और वही फाइटिंग अरीना में कैंगन टूर्नामेंट के फाइटर्स और फाइटिंग अरीना के फाइटर्स एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा घूर के देख रहे होते हैं, और दोनों ही ग्रुप के लोग सोच रहे होते हैं भाई कितने खतरनाक लोग हैं, क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते थे। और फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हाँ भाई, जब कैंगन टूर्नामेंट वाले पिटेंगे तो उन्हें हॉस्पिटल में भी तो भर्ती करवाना है। कोशु और हाना सुफा मिलते हैं, जो कि जब मिलते हैं तो नर्स को ऐसा लग रहा होता है कि अभी हॉस्पिटल में फाइट शुरू हो जाएगी, ये क्या इलाज करेगी फाइटर्स का। तभी दोनों हंस के आपस में गले मिलते हैं और बताते हैं कि ये दोनों मेडिकल कॉलेज में सेम ईयर के स्टूडेंट हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और तभी स्क्रीन पे अपनी पहली फाइट की अनाउंसमेंट होती है, जो कि होती है सोपैंग और कारो हानायामा के बीच। जैसे ही मिस्टर टोकुगावा फाइट स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करते हैं, वैसे ही सोपैंग बहुत फुर्ती सी दिखाकर हानायामा पर एक खतरनाक सा पंच जड़ देता है, और फिर बैक टू बैक उस पर हमला करता रहता है। और हानायामा भी बिना कुछ अटैक करे उसके सारे हमले से आता है। तभी हानायामा को गुस्सा आता है और वो अपना एक सीरियस पंच उठाता है और सीधा सोपैंग के फेस पर लैंड करता है, जिसके इम्पैक्ट से सोपैंग इतनी दूर जाकर गिरता है कि अरीना की थोड़ी सी बॉल भी टूट जाती है। तभी हानायामा अपने कपड़े उतारने लग जाता है, आई मीन बॉडी फ्लेक्स करने लग जाता है। यार कुछ गलत मत समझा करो भाई तुम। और सोपैंग भी उसकी बॉडी देखे काफी ज्यादा हैंग सा हो जाता है भाई। और फिर हानायामा अपने वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पोजेस में आ जाता है, जिसमें ना कोई अटैक होता है ना कोई डिफेंड, बस अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ रखे रहते हैं। उसकी इस पोजीशन को अंडर एस्टिमेट करते हुए सोपैंग जल्दी से उसके ऊपर रेस्ट कर देता है और उसे फिर से पॉट से हेडशॉट पड़ता है। और फिर सोपैंग भी अपने पंचेस का जोर दिखाता है और हानायामा को उसके घुटनों के बल ले आता है। तभी डोको उरुची बताता है कि सोपैंग की स्केलेटन किसी लोहे के ढांचे की तरह है, क्योंकि उसने अपने हर एक बोन को इतनी बार तोड़ा है कि अब उससे ज्यादा मजबूत कोई चीज नहीं है।
और अगर हानायामा उस पर हमला करेगा तो हानायामा को खुद को ही चोट लग जाएगी, पर फिर भी हानायामा नहीं मानता और उस पर वापस से एक हेडशॉट देता है, जिसकी वजह से वापस से दूर चला जाता है। कितनी बार गिरेगा भाई तू? अब सोपैंग भी हानायामा पर वापस से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हमले करने लग जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में हानायामा अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसका फोरआर्म फाड़ देता है और फिर उसे एक खिंचा के मुँह पे मुक्का मारने वाला होता है। तभी सोपैंग भी अपना सर उसके मुक्के पे मारते हैं, क्योंकि सोपैंग की जो हड्डी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। हानायामा की सारी उंगलियां उसके इस वार से टूट जाती है, पर हानायामा भी हार नहीं मानता और फिर भी सोपैंग के मुंह पे बार बार मुक्के मारता है और इसे वापस से फेंक देता है। पर जब इस बार सोपैंग उस पर रश करता है तो हानायामा उसे एक हेडशॉट मार के वहीं पे उसे नॉकआउट कर देता है और स्टैटिस्फाई होकर वहां से चला जाता है। और तभी दूसरी तरफ बिस्किट ओलिविया और जूलियस में भी एक खतरनाक सा आर्म रेसलिंग का टूर्नामेंट होता है। यह पूरा होने ही वाला होता है, तभी शिबुकावा वहां पे आता है और उन दोनों को उठाकर पटक देता है। और वही दूसरी तरफ यामाशीटा ओमा को बताता है कि इसके एक फाइट बाद उसकी फाइनल फाइट होने वाली है, जो कि गेम डिसाइडर होगी। तो ओमा वहां से जाने लग जाता है, तभी उसे रास्ते में बाकी मिलता है और वे दोनों आपस को देख के स्माइल करते हैं। और यामाशीटा अपनी असिस्टेंट से अगले मैच के बारे में पूछता है, जो कि होता है जैक हैमर और रयान के बीच। और मैच स्टार्ट होते ही जैक रायन पे रश कर देता है और रायन भी जैक पे सीधा रश करता है और दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लग जाता है। पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ रायन जैक पे भारी पड़ रहा होता है और एक मुक्का मार के जैक को काफी ज्यादा दूर फेंकता है और वापस एरिना की वॉल तोड़ देता है। भाई ने पता नहीं एरिना की वॉल से क्या तकलीफ है। तभी जैक का कमबैक होता है, वो उठ के रायन के मुंह पे इतना खतरनाक मुक्का मारते कि रायन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और फिर बैक टू बैक जैक रायन पे हमला कर देता है और इस बार जैक रायन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी रायन अपनी वन ऑफ द सबसे सीरियस टेक्निक यानी कि रिवर्सल एक्टिवेट करने लग जाता है, जिसमें उसका यूजर अपने अंदर के फुल पोटेंशियल से लड़ सकता है काफी ज्यादा देर तक। और जैक भी अपने मुंह में लिए हुए ट्रक सटक लेता है और अब दोनों ही फाइटर्स काफी ज्यादा बीच फॉर्म में आ जाते हैं और दोनों में ही लड़ाई होने लग जाती है। पर रायन जैक को उठा के जमीन पर पटकता है और उसके मुंह पर लात ही लात मारता है, जिसकी वजह से जैक को उल्टी हो जाती है और उसका पूरा का पूरा शरीर सिकुड़ने लग जाता है, जैसा कि प्रीवियसली बाकी वर्सेस जैक में हुआ था। इतना दुबला पतला होने के बाद भी जैक मानता नहीं है और वापस से उठ जाता है और इन दोनों में वापस से लड़ाई स्टार्ट होने लग जाती है। पर इस बार जैक अपने वन ऑफ द सीक्रेट मूव यानी कि बाइटिंग टेक्निक का यूज करता है और रायन को रायन की किक रोक के उस पर काफी तेजी से हमला करता है, जिसकी वजह से रायन का थोड़ा सा शोल्डर खा भी जाता है वो। पर रायन मानता नहीं और वापस से उसकी तरफ लड़ने बढ़ता है, पर इस बार जैक उसके कई हिस्से खा जाता है, जिसकी वजह से रायन को गुस्सा आता है और उसने गला पकड़ के उठा लेता है, जिसकी वजह से जैक नॉकआउट हो जाता है और रायन मैच का विनर हो जाता है। पर फिर भी जैक नहीं मानता और वापस से रायन से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। पर इस बार सारे गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए आए होते हैं, पर उन्हें देख कर डर लग रहा होता है और किसी गार्ड की हिम्मत नहीं होती उन दोनों को छूने की भी। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बाहर गेट पे उन दोनों गार्ड्स के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी परछाई आती है और लेजेंड्स जान ही गए होंगे कि अभी किसकी एंट्री होने वाली है। तभी पिकल की एक ही धुआंधार एंट्री होती है और रायन और पिकल की आपस में लड़ाई होने ही वाली होती है। तभी जैक हामा बीच में बोलता है कि तुम हट जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार है। पर रायन मानता नहीं और पिकल की तरफ रश कर देता है। तभी बाकी और ओमा बीच एरिना में आ जाते हैं और बाकी रायन को और ओमा पिकल को एक किक मारता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर बाकी जैक को भी समझाता है कि वो हार चुका और अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और जैक भी उसकी बात मान जाता है। और रायन जाते जाते बाकी को चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए, पर बाकी बोलता है कि जब तुम तैयार हो जाओगे मैं खुद ही आ जाऊंगा तुम्हारे साथ फाइट करने। और यह कहकर बाकी हंसते हुए वहां से चला जाता है और ओमा भी पिकल को वहां से जाने के लिए बोल देता है। और बाकी और ओमा अरीना के बीच आमने सामने खड़े हो जाते हैं और ये दोनों अकेले ही आमने सामने खड़े नहीं हुए थे। दूसरी तरफ दो और फाइटर्स वॉशरूम जाने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं और सूत्रों के हिसाब से
ये अभी तक लड़ रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा। तो सूत्रों के हिसाब से अभी भी वही वॉशरूम के बाहर खड़े हुए। तभी यामाशीटा ओमा के पास गुड लक बोलने जा रहा होता है उसकी और बाकी की फाइट के लिए, पर जाकर देखता है कि ओमा सो रहा था। एक्चुअली में वो सो नहीं रहा होता, वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा होता है बाकी के साथ, और दूसरी तरफ बाकी भी वार्म अप कर रहा होता है। और एट लास्ट फाइनल फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है जो कि होती है बाकी और ओमा के बीच। बाकी ओमा को देखते ही बोल देता है, जब उस दिन मैं जॉगिंग पे निकला था मैंने तुम्हें देखते ही ये गैस कर लिया था कि हमारी कभी ना कभी इस फ्यूचर में लड़ाई होने ही वाली है। और ओमा बोलता है सेम हियर। फाइट स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हो जाती है और दोनों ही फाइटर सोच रहे होते कि कौन सा फाइटर पहले आके अटैक करेगा। तभी अचानक से ओमा पता नहीं कैसे जमीन पे गिर जाता है। और लेजेंड्स को ही पता होगा कि ये बाकी का एक सीक्रेट मूव है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, जिसमें वो 0.2 सेकंड के अंदर अंदर अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। पर ओमा जैसे तैसे करके खड़ा होता है और सोच ही रहा होता है कि बाकी ने क्या करा। तभी अचानक से बाकी उड़ता उड़ता आता है, उस पर खतरनाक सी लात मारता है। पर जैसे बाकी ओमा की तरफ अपनी किक मारता है, बाकी को दर्द होने लग जाता है क्योंकि ओमा ने एक खतरनाक सी टेक्निक का यूज़ करता है जिसमें यूज़र अपनी सारी मसल की पावर एक ही मसल में सिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो मसल एकदम लोहे की तरह बन जाती है और बाकी दर्द से चीख रहा होता है। तभी ओमा बाकी पर रश करता है और बाकी और ओमा में हैंड टू हैंड फाइट होने लग जाती है, जिसमें बाकी उस पर काफ़ी ज़्यादा हमले करता है। पर ओमा को कुछ भी दर्द नहीं होता क्योंकि वो सेम टेक्निक का यूज़ बार बार कर रहा होता है। पर बाकी उसकी टेक्निक तोड़ने के लिए एक और ख़तरनाक सी चाल चलता है जिसमें वो अपना स्ट्रेट पंच यूज़ करता है, जिसकी वजह से ओमा को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है इवन टेक्निक के बाद भी। तो जो उसने टेक्निक ना लगाई होती ना तो कब का फिनिश हो चुका होता। और ओमा को इतना दर्द हो रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और फिर वापस से ओमा उठता है और बाकी पर फिर से हमला बोल देता है और बाकी और ओमा की वापस से हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लग जाता है और दोनों ही आपस में काफ़ी अच्छे से लड़ रहे होते हैं और बाकी इजीली उसके सारे अटैक्स डॉज भी कर रहा होता है। तभी बाकी को गुस्सा आता है, वो अपना वन ऑफ दी फेवरेट अटैक यानी कि वेब स्ट्राइक यूज़ करता है और ओमा के शरीर पे अपना निशान तक छोड़ देता है, जिसके पेन में ओमा काफ़ी ज़्यादा कर्रा रहा होता है और नीचे भी गिर जाता है। पर फिर भी थोड़ी देर में ओमा वापस से उठ जाता है और बाकी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बाकी को अपनी डीमन बैग तक एक्टिवेट करनी पड़ जाती है। पर बाकी की डीमन बैग का ओमा पर कोई असर नहीं होता और ओमा उसे एक मुक्के में वापस से दूर फेंक देता है। और तभी ओमा बाकी के खतरनाक सा मुक्का मारता है, जिसकी वजह से बाकी हवा में कई बार घूमता है और रेत्सु बताता है कि ये जानबूझकर घूम रहा है ताकि ये उसके पंच के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सके। तभी बाकी ओमा पर वापस से विस्क स्ट्राइक यूज करने जाता है, पर ओमा आसानी से उसे डॉज कर लेता है और बोलता है कि मेरे पे एक ही हमला बार बार नहीं करा जा सकता। और ओमा भी धीरे धीरे करके अपनी भी बीच फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें वो एकदम रायन की तरह लग रहा होता है। पर उसकी ये जो रिवर्सल टेक्निक होती है रायन की रिवर्सल टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, क्योंकि इसमें यूज़र की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे यूज़र अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डैमेज पहुंचा सकता है। पर ओमा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ओमा जल्दी से जल्दी बाकी के खिलाफ ये जो उसके मैच चल रहा होता है उसे खत्म करने के बारे में सोच रहा होता है और दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और अब फाइनली डीमन बैग वर्सेस ओमा की रिवर्सल फॉर्म का फुल प्रयोग होने वाला है और दोनों के बीच मैच होने वाला है। क्या लग रहा है गाइस, कौन जीतेगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और तभी इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फाइट होने लग जाती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट की। और तभी हमें वापस से गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गार्ड्स जमीन पर गिरे पड़े होते हैं और गाया बताता है कि उनका ये हाल यूजीरो ने करा और यूजीरो बीच अरीना में एंट्री लेता है और ओमा को खुलेआम फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और ओमा भी उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, पर बाकी बोलता है कि डैड ये मेरे और ओमा के बीच की फाइट है, इसमें आप दखल अंदाजी ना करो तो ही बेहतर है। और यूजीरो के साथ साथ वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है, जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो ये बंदा आके यूजीरो से बोलता है कि क्यों ना तुम और मैं आपस में फाइट करने लग जाए। तभी मिस्टर टोकुगावा अनाउंसमेंट करते हैं कि आप दोनों प्लीज़ अरीना से बाहर हो जाए, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी और
इनकी फाइट जरूर अरेंज करवा दूंगा, पर आप प्लीज हमारा ये वाला टूर्नामेंट खराब मत करो। ये सुन के वो बंदा और यूजीरो हामा दोनों के दोनों वहां से चले जाते हैं और बाकी और उसका रीमैच स्टार्ट होने वाला होता है, पर उमा मना कर देता है क्योंकि दोनों का ही आपस में लड़ने का अब कोई भी मन नहीं होता, और हमारी ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज आपको कैसे लगी एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 10 लाइक्स का, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हम 100 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं।